अध्याय 15। अंधेरा जंगल। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकगोनागल की स्टडी में ले गया, जहां वे बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बोले बिना इंतजार करने लगे। हरमानी कांप रही थी। लंबी मनगढ़ंत कहानियां, बचने के उपाय और बहाने हैरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे, परंतु हर बहाना दूसरे से कमजोर नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार संकट कैसे दूर होगा। वे बुरी तरह फंस चुके थे। उनसे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे हो गई थी कि वे अदृश्य चौकी को भूल गए। प्रोफेसर मैकगोनागल बिस्तर से बाहर जाने और अंधेरी रात में स्कूल में घूमने के बारे में कोई बहाना नहीं सुनेगी। सबसे ऊंचे खगोल शास्त्र के टावर पर जाने की बात तो छोड़ ही दे, जहाँ क्लास के अलावा जाना हमेशा मना था। इसमें नॉर्बर्ट और अदृश्य चौके को भी जोड़ दे तो वे लोग अपने संदूक पैक कर सकते थे। क्या हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था? वह गलत था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल आई तो नेविल भी उनके साथ था। जैसे उसने उन दोनों को देखा, वह एकदम बोल पड़ा। हैरी, मैं चेतावनी देने के लिए तुम्हें खोज रहा था। दरअसल मैंने मैल्फॉय को कहते सुना था कि वह तुम्हें पकड़ने वाला है। वह कह रहा था कि तुम्हारे पास हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए अपना सिर तेजी से हिलाया, परंतु प्रोफेसर मैकगोनागल ने देख लिया। जब वे उन तीनों की सिर पर खड़ी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे वे नॉर्बर्ट से भी ज्यादा तेजी से आग उगलने वाली है। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर फिल्च का कहना है कि आप लोग खगोलशास्त्र के टावर पर गए थे। रात के 1 बज रहे हैं। आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? यह पहली बार था जब हरमानी किसी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वह अपने चप्पलों की तरफ घूर रही थी और किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। इसे समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। आपने ड्रैको मैल्फॉय को ड्रैगन के बारे में कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि वह बिस्तर से बाहर निकले और मुसीबत में फंस जाए। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। मुझे लगता है आपको इस बात में मजा आया होगा कि लॉन्गबॉटम ने भी वह कहानी सुनी और इस पर विश्वास कर लिया। हैरी ने नेविल की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में इशारे से उसे बताने की कोशिश की कि यह सच नहीं था, क्योंकि नेविल स्तब्ध खड़ा था, जैसे उसे चोट पहुंची हो। बेचारा गलती करने वाला नेविल। हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। एक ही रात में 4 विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। और आप मिस ग्रेंजर, मुझे लगता था आप समझदार हैं। जहां तक आपका सवाल है पॉटर, मैं सोचती थी कि आपके लिए गढ़द्वार इससे ज्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा। हाँ, आपको भी मिस्टर लॉन्गबॉटम। कोई भी चीज आपको रात को स्कूल के बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती, खासकर इन दिनों। यह बहुत खतरनाक है। और गढ़द्वार के 50 पॉइंट कम हो जाएंगे। 50? हैरी के मुंह से निकला। उनकी बढ़त खत्म हो जाएगी, वह बढ़त जो उसने पिछले कुछ मैच में हासिल की थी। 50 हर एक के, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, जो अपनी लंबी नुकीली नाक से तेजी से सांस ले रही थी। प्रोफेसर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकती और क्या नहीं। अब आप सब अपने बिस्तर पर जाइए। मुझे पहले कभी गढ़द्वार के विद्यार्थियों पर इतनी शर्म नहीं आई। 150 पॉइंट कम हो गए। इससे गढ़द्वार आखिरी स्थान पर आ गया। एक ही रात में उन्होंने गढ़द्वार के हाउस कप जीतने की सारी संभावना खत्म कर दी। हैरी को लगा जैसे उसके पेट की तली गायब हो गई हो। वे लोग इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? हैरी सारी रात नहीं सो पाया। वह सुन रहा था कि नेविल अपनी तकिए में घंटों सुलगता रहा। हैरी नहीं जानता था कि उसे सांत्वना देने के लिए उसे क्या कहे। वह जानता था कि उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा था। क्या होगा जब गढ़द्वार के बाकी विद्यार्थियों को उनकी करतूत का पता चलेगा? हाउस पॉइंट काश के जिस बड़े स्कोर बोर्ड पर लिखे जाते थे, उसके पास से गुजरते समय पहले तो गढ़द्वार के विद्यार्थियों को लगा जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। कल से आज के बीच उनके 150 पॉइंट अचानक कम कैसे हो गए? और फिर कहानी फैलनी शुरू हुई। हैरी पॉटर, मशहूर हैरी पॉटर, 2 कुछ मैचों के उनके हीरो ने यह सारे पॉइंट गंवाए थे। उसने और फर्स्ट ईयर के 2 अन्य मूर्ख विद्यार्थियों ने। स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसित छात्रों में से एक होने के बजाय अब हैरी को अचानक सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि चील घाट और मेहनत कश के विद्यार्थी भी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे कि नागशक्ति हाउस कप ना जीत पाए। हैरी जहां भी जाता था, लोग उसकी तरफ इशारा करते थे और उसका अपमान करते समय अपनी आवाज धीमी रखने का कष्ट भी नहीं करते थे। दूसरी तरफ नागशक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते थे तथा खुश होकर कहते थे, धन्यवाद पॉटर, तुमने हमें जिता दिया। केवल रोन ने उसका साथ दिया। सब इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे। फ्रेडो जॉर्ज ने भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट गंवाए हैं और लोग फिर भी उन्हें पसंद करते हैं, परंतु उन्होंने एक ही झटके में 150 पॉइंट कभी नहीं गंवाए होंगे, है ना? हैरी ने दुखी होकर कहा। हाँ, ये बात तो है, रोन ने स्वीकार किया। नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, परंतु हैरी ने कसम खाई कि वह आगे से उन चीजों में कभी अपनी टांग नहीं फंसाएगा जिनसे उसका कोई लेना देना ना हो। अब इधर उधर छुपकर जासूसी करना बंद। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वह वुड के पास गया और उससे कहा कि वह क्विडिच टीम से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस्तीफा? वुड कर्जा। उससे क्या फायदा होगा? अगर हम क्विडिच में नहीं जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे?
परंतु यहाँ तक कि क्विडिश का मजा भी खत्म हो गया था। प्रैक्टिस के दौरान बाकी की सारी टीम हैरी से बात नहीं करती थी, और अगर उन्हें उसके बारे में कुछ कहना होता था तो वे उसे खोजी कहकर बुलाते थे। हरमानी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा नहीं था, क्योंकि वे उतने लोकप्रिय नहीं थे, परंतु उनसे भी कोई बात नहीं करता था। हरमानी ने क्लास में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया और वह सिर नीचा करके शांति से अपना काम करती रहती थी। हैरी लगभग खुश था कि परीक्षाएं अब ज्यादा दूर नहीं थी। उसे जो ढेर सारे रिवीजन करना था, उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया। वह, रोन और हरमानी इकट्ठे रहते थे, देर रात तक पढ़ते थे और जटिल जादुई काढ़ों के तत्व याद करने की कोशिश करते थे, सम्मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते थे तथा जादुई खोजों और पिशाच विद्रोह की तारीखें रखते थे। फिर परीक्षाएं शुरू होने के लगभग एक हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग ना फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक इम्तिहान हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय उसने आगे वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज सुनी। जब वह पास किया तो उसने कुरिल को बोलते सुना, नहीं नहीं, दोबारा नहीं, प्लीज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमकी दे रहा हो। हैरी थोड़ा और पास गया। ठीक है, ठीक है, उसने कुरिल को सुबकते सुना। अगले ही पल कुरिल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। वह नजरों से ओझल हो गया। हैरी को नहीं लगा कि कुरिल ने उसे देखा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कुरिल के कदमों की आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। फिर उसने क्लासरूम में झांका। वह खाली था, परंतु दूसरी तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला था। हैरी उसकी तरफ आधी दूरी तक चला गया, परंतु तभी उसे याद आया कि उसने दूसरों के मामले में टांग ना फंसाने की कसम खाई थी। बहरहाल वह 12 पारस पत्थर दांव पर लगाकर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से बाहर गया होगा, और हैरी ने अभी जो सुना था उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे क्विल ने आखिरकार हार मान ली थी। हैरी वापस लाइब्रेरी में गया, जहां हरमानी रोन की खगोल शास्त्र की परीक्षा ले रही थी। हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या सुना था। स्नेप ने आखिर उसे मना ही लिया, रोन ने कहा। अगर क्विल ने उसे बता दिया कि उसके गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र को कैसे तोड़ा जाए, अब भी फ्लफी बचा है, हरमानी ने कहा। हो सकता है स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना यह पता लगा लिया कि उसे कैसे पार किया जाए। रोन ने अपने चारों तरफ लगी हजारों किताबों की तरफ देखते हुए कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी किताब होगी जिसमें यह लिखा हो कि 3 सिर वाले दैत्याकृत कुत्ते को कैसे पार किया जाए। तो अब हम क्या करें हैरी? रोन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई, परंतु हैरी के जवाब देने से पहले ही हरमानी ने जवाब दे दिया। डंबलडोर के पास जाओ, हमें यह काम सदियों पहले कर देना चाहिए था। अगर हम अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यह तय है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हैरी ने कहा। क्विल इतने डरे हुए कि वो हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे। स्नेप को तो सिर्फ इतना कहना कि उसे क्या मालूम दैत्य किस तरह हेलोवीन के दिन अंदर आया और वह उस दिन तीसरी मंजिल के आसपास गया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है लोग किस पर भरोसा करेंगे, उस पर या हम पर? यह किसी से भी नहीं छुपा कि हम उससे नफरत करते हैं। डंबल सोचेगा कि हमने स्नेप को निकलवाने के लिए कहानी करी है। फिल्च भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, चाहे इस पर उसकी जिंदगी भी दांव पर लगी हो, क्योंकि स्नेप के साथ उसकी दोस्ती है, और वह तो यही सोचेगा कि हमें पार्ट्स पत्थर या फ्लफी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। हमें बहुत से स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। हरमाइनी को तो विश्वास हो गया, पर रोन को नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी सी खोजबीन करें? नहीं, हैरी ने सपाट लहजे में कहा, हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं। उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों के नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमाइनी और नेविल को नाश्ते की टेबल पर चिट्ठियां मिली। सभी में एक ही बात लिखी थी, आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा। प्रवेश हॉल में मिस्टर फिल्च से मिले, प्रोफेसर एम मैकगोनिगल। पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी यह भूल ही गया था कि उन्हें डिटेंशन भी करना था। उसे लग रहा था कि शायद हरमानी यह शिकायत करेगी कि इस वजह से रिवीजन की एक पूरी रात चली जाएगी, परंतु हरमानी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हैरी की तरह वह भी सोच रहे थे कि उन्हें जो सजा मिली थी वह उन्हें मिलनी चाहिए थी। उस रात को 11 बजे उन्होंने हॉल में रोन से विदा ली और नेविल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए। फिल्च वहां पहले से ही था और मैलफॉय भी। हैरी यह भूल गया था कि मैलफॉय को भी डिटेंशन मिला था। मेरे पीछे आओ। फिल्च ने एक लैंप जलाया और उन्हें बाहर ले गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ते समय 2 बार सो चुके है ना? वह कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा। और हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब सजा देने के पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको कुछ दिनों के लिए कलाइयों से जंजीर से बांधकर छत से लटका दिया जाता था। मेरे ऑफिस में अभी वे जंजीरें रखी है और मैं उनमें तेल लगाता रहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, हम चलते हैं। और हाँ, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। वे अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे। नेविल जोर जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने उन्हें कौन सी सजा मिलने वाली थी।
यह सचमुच कोई भयानक सजा होगी, वरना फिल्च इतना खुश नहीं दिख रहा होता। चांद चमक रहा था, परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से वे बार बार अंधेरे में छुप जाते थे। सामने हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी की खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम हो फिल्च? जल्दी आओ, हम तत्काल जाना चाहते हैं। हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वे हैग्रिड के साथ कुछ करने जा रहे थे तो यह उतना बुरा नहीं होगा। उसकी राहत उसके चेहरे पर झलक गई होगी, क्योंकि फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो। दोबारा सोच लो छोकरे, तुम जंगल में जा रहे हो। अब मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे। यह सुनकर नेविल के मुंह से आह निकल गई और मैल्फॉय चलते चलते एकदम रुक गया। जंगल, उसने दोहराया, और वह उतना शांत नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर लगता था। हम रात के वक्त वहां नहीं जा सकते, वहां हर तरह के जानवर रहते हैं। मैंने सुना है आदम भेड़िए भी। नेविल ने हैरी के दुशाले का सिरा पकड़ा और ऐसी आवाज निकाली जैसे उसका गला रुंध गया हो। यह तुम्हारी समस्या है, फिल्च ने कहा, जिसकी आवाज खुशी के मारे उछल रही थी। उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियम तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था, है ना? हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ गया। उसने कहा, हमें यहाँ इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया है। तुम ठीक तो हो हैरी, हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे तरह दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। या मत भूलो कि इन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर लाया गया है। इसलिए तुम्हें इतनी देर हो गई क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। इन्हें भाषण दे रहे थे। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुमने अपना काम कर दिया, अब इन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं सुबह आऊंगा, फिल्च ने कहा, और इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे उन सबको वापस ले जाऊंगा। उसने कुटिलता से आगे जोड़ा, फिर वह मुड़ा और महल की तरफ चल दिया। उसका लैंप अंधेरे में लहराता हुआ दूर होता जा रहा था। मैल्फॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा, मैल्फॉय बोला, और हैरी यह सुनकर खुश हुआ कि उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। अगर तुम्हें होश में रहना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। तुमने गलती की और तुम्हें उस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु यह नौकरों का काम है, यह विद्यार्थियों का काम नहीं है। मैंने सोचा था हमें कुछ लाइनें लिखनी होगी या ऐसा ही कुछ करना होगा। अगर मेरे डैडी को पता चल गया कि मैं यह कर रहा हूँ तो वे तुमसे कहेगी कि होश में ऐसा ही होता है। हैग्रिड गुदगुदाया। लाइनें लिखना, उससे किसी का क्या फायदा होगा? तुम्हें कुछ उपयोगी काम करना होगा, वरना होश को छोड़ना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो तुम महल वापस लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो। चलो। मैल्फॉय अपनी जगह से नहीं हिला। उसने हैग्रिड की तरफ गुस्से से देखा, परंतु फिर अपनी निगाह झुका ली। तो फिर ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात जो करने वाले वह खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो। वह उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया। अपने लैंप को ऊंचा उठाकर उसने एक संकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई, जो घने काले पेड़ों में गुम हो गई थी। जब वे जंगल की तरफ देख रहे थे तो हल्की हवा ने उनके बाल ऊपर उठा दिए। यहाँ देखो, हैग्रिड ने कहा। जमीन पर पड़ी यह चमकदार चीज देख रहे हो, चांदी जैसी? ये यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। एक सप्ताह में ये दूसरी बार हुआ है। पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। शायद हमें उसे उसके कष्ट से मुक्ति दिलाना पड़े। और क्या होगा अगर जिसने यूनिकॉर्न को घायल किया है वह हमें पहले खोज ले? मैल्फॉय ने कहा, जो अपने डर को अपनी आवाज से दूर नहीं रख पा रहा था। अगर तुम हमारे या फैंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। और पगडंडी पर ही रहना। ठीक है, अब हम 2 दलों में बढ़ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून फैला है। कम से कम पिछली रात से यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा। मैं फैंग के साथ जाऊंगा, मैल्फॉय ने फैंग के लंबे दांत देखकर जल्दी से कहा। ठीक है, परंतु हम तुम्हें चेतावनी दे देते हैं, डरपोक है। हैग्रिड ने कहा। तो हम हैरी और हरमानी एक तरफ जाते हैं और ड्रैको, नेविल और फैंग दूसरी तरफ। और सुनो, अगर किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो वह हरी चिंगारे निकालेगा। ठीक है, अपनी छड़ियां उठा लो और अभी अभ्यास करो, इस तरह। और अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वह लाल चिंगारियां निकालेगा और हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए सावधान रहना। अब हम चलते हैं। जंगल काला और शांत था। थोड़ा अंदर जाकर वे पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से 2 रास्ते निकलते थे। हैरी, हरमानी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर चले गए, जबकि मैल्फॉय, नेविल और फैंग दाएं रास्ते पर। वे खामोशी से चलते रहे। उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थी। कभी कभार चांद की रोशनी ऊपर की शाखाओं के बीच से दिख जाती थी और गिरी हुई पत्तियों पर पड़े चांदी जैसे नीले खून को चमका देती थी। हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान लग रहा था। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते, हैग्रिड ने कहा। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है। हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने की खबर नहीं सुनी। वे लोग एक कांटेदार पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे।
हैरी को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं आसपास ही कोई धारा बह रही होगी। घुमावदार पगडंडी पर यहाँ वहां यूनिकॉर्न के खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे। तुम ठीक तो हो हरमाइनी? हैग्रिड फुसफुसाया। चिंता मत करो, अगर वह इतनी बुरी तरह घायल है तो वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और फिर हम उसे जल्दी से उस पेड़ के पीछे छिप जाओ। हैग्रिड ने हैरी और हरमाइनी को पकड़ा और उन्हें पगडंडी से दूर हटाकर बरूद के एक ऊंचे पेड़ के पीछे छुपा दिया। उसने एक तीर निकालकर अपने धनुष में लगाया और धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। वे तीनों सुनते रहे। पास में ही कोई गिरी हुई पत्तियों के ऊपर फिसलता हुआ जा रहा था। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई चोगा जमीन पर घिसट रहा हो। हैग्रिड अंधेरी पगडंडी पर देख रहा था, परंतु कुछ पल बाद आवाज धीमी होती हुई गायब हो गई। हम जानते थे, वह बुदबुदाया। यहाँ पर कोई है जिसे यह नहीं होना चाहिए। कोई आदम भेड़िया, हैरी ने सुझाव दिया। ना तो वह आदम भेड़िया था, ना ही यूनिकॉर्न, हैग्रिड ने उदासी से कहा। ठीक है, हमारे पीछे आओ, परंतु जरा संभल कर। वे लोग और ज्यादा धीमे चलने लगे। हल्की से हल्की आवाज पकड़ने के लिए उनके कान सतर्क थे। अचानक सामने खाली जगह से कोई निश्चित रूप से हिला। कौन है? हैग्रिड बोला। सामने आओ, हमारे पास हथियार है। और खाली जगह में कोई सामने आया। क्या यह आदमी था या फिर घोड़ा? कमर तक वह आदमी था, जिसके लाल बाल और दाढ़ी थी, परंतु इसके नीचे इसका चमकदार शरीर घोड़े जैसा लाल भूरा था और पीछे एक लंबी लाल पूंछ थी। हैरी और हरमाइनी के जबड़े लटक गए। अच्छा, तो तुम हो रोनन? हैग्रिड राहत की सांस लेते हुए बोला। कैसे हो? वह आगे बढ़ा और उसे सेंटोर से हाथ मिलाया। गुड इवनिंग हैग्रिड, रोनन ने कहा। उसकी आवाज गहरी और दुख भरी थी। क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? बहुत सावधान रहना पड़ता है रोनन। हैग्रिड ने अपने धनुष को थपथपाते हुए कहा। इस जंगल में कोई बुरी चीज घूम रही है। अरे हाँ, यह हैरी पॉटर है, और यह है हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के विद्यार्थी, और यह है रोनन, एक सेंटोर। हमने देख लिया था, हरमाइनी ने धीमे से कहा। गुड इवनिंग, रोनन ने कहा। तो तुम लोग विद्यार्थी हो और तुम स्कूल में बहुत कुछ सीखते होगे, है ना? थोड़ा बहुत, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा। थोड़ा बहुत, यह तो बहुत अच्छी बात है, रोनन ने आंख भरते हुए कहा। उसने अपना सिर पीछे की तरफ किया और आसमान की तरफ घूरा। मंगल ग्रह आज बहुत चमक रहा है। हाँ, हैग्रिड ने भी ऊपर देखते हुए कहा। सुनो, हमें खुशी है कि तुम हमें मिल गए रोनन, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। तुमने कुछ देखा है? रोनन ने तत्काल जवाब नहीं दिया। उसने बिना पलक झपकाए ऊपर की तरफ देखा और दोबारा आंख भरते हुए कहा। हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार होते हैं, उसने कहा। ऐसा सदियों से होता रहा है, यही अब हो रहा है। हाँ, हैग्रिड ने कहा। परंतु तुमने कुछ देखा रोनन, कोई असामान्य चीज? जब हैग्रिड उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था तो रोनन ने दोहराया। मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है, असामान्य तेजी से चमक रहा है। हाँ, पर हमारा मतलब जमीन के आसपास की किसी असामान्य चीज से था, हैग्रिड ने कहा। तो तुमने कोई अजीब चीज नहीं देखी? एक बार फिर रोनन ने जवाब देने में समय लगाया। आखिर उसने कहा। जंगल में बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। रोनन के पीछे पेड़ों में हलचल के कारण हैग्रिड ने एक बार फिर अपना धनुष उठाया, परंतु यह एक और सेंटोर था, जिसके काले बाल और काला ही शरीर था तथा वह रोनन से ज्यादा जंगली दिख रहा था। हेलो बेन, हैग्रिड ने कहा। सब ठीक है? गुड इवनिंग हैग्रिड, आशा तुम ठीक हो? ठीक ही है। देखो, हम अभी रोनन से पूछ ही रहे थे कि क्या उसने यहाँ पर हाल में ही कोई अजीब चीज देखी है। बात यह है कि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? बेन चलकर रोनन के पास खड़ा हो गया और उसने आसमान की तरफ देखा। मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है, उसने इतना ही कहा। हमने सुन लिया है, हैग्रिड खींचते हुए बोला। अच्छा, अगर तुम में से किसी को भी कुछ दिखे तो हमें बताना, ठीक है ना? अब हम चलते हैं। हैरी और हरमाइनी उस खाली जगह से हैग्रिड के पीछे पीछे चल दिए और वे अपने कंधों के पीछे से रोनन और बेन की तरफ देखते जा रहे थे, जब तक कि पेड़ों की वजह से वे दिखना बंद नहीं हो गए। हैग्रिड ने चिढ़ते हुए कहा। कभी किसी सेंटोर से सीधे जवाब की उम्मीद मत करो, कमबख्त सितारे निहारने वाले। चांद से नीचे की किसी चीज में तो उनकी दिलचस्पी नहीं होती। क्या यहाँ पर बहुत से सेंटोर है? हरमाइनी ने पूछा। हाँ, थोड़े बहुत है। वे ज्यादातर अपने काम से काम रखते हैं, परंतु अगर हमें उनसे कुछ बात करनी होती है तो वे इतने भले की आ जाते हैं। सेंटोर्स बहुत गहरे होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, पर वे ज्यादा बताते नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसकी आवाज हमने पहले सुनी थी वह भी कोई सेंटोर था? हैरी ने कहा। क्या वह आवाज तुम्हें घोड़े की टाप जैसी लगी थी? नहीं, अगर हमसे पूछा जाए तो वह वही था जो यूनिकॉर्न को मार रहा है। इस तरह की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। वे लोग घने काले पेड़ों के बीच चलते रहे। हैरी घबराहट में अपने कंधे के पीछे देखता रहा। उसे यह भयानक एहसास हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था।
हैरी खुश था कि उनके साथ हैग्रिड और उसका धनुष था। वे रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी हरमाइनी ने हैग्रिड की बाह पकड़ ली। हैग्रिड, देखो, लाल चिंगारियां, वे लोग मुश्किल में हैं। तुम दोनों यहीं रुको, हैग्रिड चिल्लाया। और डंडी पर ही रहना, हम लौट कर आते हैं। उन्होंने सुना कि वह झाड़ियों को चीरता हुआ जा रहा था। वे दोनों बहुत डरे हुए एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्हें चारों तरफ पत्तियों की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग घायल हो गए हो? हरमाइनी फुसफुसाई। अगर मैलफॉय घायल हुआ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु अगर नेविल को कुछ हो गया, हमारी गलती के कारण वह यहाँ पर है। मिनट गुजरते गए। उनके कान सामान्य से ज्यादा चौकन्ने थे। हैरी हवा की हर आहट, हर चटकती टहनी की आवाज सुन सकता था। क्या हो रहा था? बाकी लोग कहाँ थे? आखिरकार एक जोरदार आवाज ने हैग्रिड की लौटने की घोषणा की। मैलफॉय, नेविल और फैंग उसके साथ थे। हैग्रिड आग बबूला हो रहा था। हुआ यह था कि मैलफॉय नेविल के पीछे चुपचाप आया था और उसने मजाक में नेविल को पकड़ लिया। नेविल आतंकित हो गया और उसने लाल चिंगारियां निकाल दी। हम लोगों की किस्मत अच्छी होगी अगर तुम लोगों की उछल कूद के बाद भी हम कुछ पकड़ ले। ठीक है, अब हम पहले अपने दल बदल लेते हैं। नेविल, तुम हमारे और हरमाइनी के साथ रहो। हैरी, तुम फैंग और इस मूर्ख के साथ जाओ। हमें अफसोस है, हैग्रिड ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, परंतु तुम्हें डराने के लिए से ज्यादा मेहनत करनी होगी और हमें यह काम करना ही है। इस तरह हैरी मैलफॉय और फैंग के साथ घने जंगल में चल दिया। वे लगभग आधे घंटे तक जंगल के अंदर घुसते चले गए। अब रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत घने थे। हैरी ने देखा कि खून की धारा ज्यादा मोटी हो चली थी। एक पेड़ की जड़ों पर खून के छींटे थे, जैसे वह बेचारा जानवर पास में ही छटपटा रहा हो। हैरी को बलूत के एक पुराने पेड़ की गुथी शाखाओं के बीच से सामने खाली जगह दिखी। देखो, वह बुदबुदाया और उसने मैलफॉय को रोकने के लिए हाथ उठाया। जमीन पर कोई चमकीली सफेद चीज चमक रही थी। वे उसके थोड़े करीब गए। वह यूनिकॉर्न ही था और मर चुका था। हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जहां वह गिरा था वहां उसकी लंबी दुबली टांगे अजीब तरह से उलझी हुई थी और गहरे रंग की पत्तियों पर उसके बाल मोतियों की तरह सफेद बिखरे हुए थे। हैरी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी सरसराहट की आवाज के कारण वह जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। खाली जगह की कोने वाली झाड़ी हिली। फिर छायाओं के बीच से नकाब पहनी एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई, जैसे कोई शिकार करने आ रहा हो। हैरी, मैलफॉय और फैंग जैसे मूर्ति बन गए। चोगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर अपना मुंह झुकाया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। मैलफॉय के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसने पलटकर दौड़ लगा दी। फैंग ने भी ऐसा ही किया। नकाबपोश आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से अब भी टपक रहा था। आकृति अपने पैरों पर खड़ी हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी उसके सिर में इतनी तेज दर्द हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के निशान में आग लगा दी गई हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसने अपने पीछे टापू की आवाजें सुनी और फिर किसी ने उसके ऊपर से कूदकर आकृति पर हमला कर दिया। हैरी के सिर में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ठीक होने में 1-2 मिनट लगे। जब उसने ऊपर देखा तो आकृति जा चुकी थी। एक सैंटोर उसके पास खड़ा था। वह रोनन या बेन नहीं था, वह उनसे अधिक युवा था। उसके सफेद भूरे बाल थे और शरीर पीला सुनहरा। तुम ठीक तो हो? सैंटोर ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हाँ, धन्यवाद। वह क्या था? सैंटोर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से नीली थी, पीले नीलम की तरह। उसने हैरी की तरफ गौर से देखा। उसकी निगाह उस निशान पर पड़ी जो हैरी के माथे पर लाल सुर्ख चमक रहा था। वह बोला, तुम हैरी पॉटर हो। बेहतर होगा कि तुम हैग्रिड के पास वापस लौट जाओ। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर तुम्हारे लिए। क्या तुम सवारी कर सकते हो? इस तरह तुम जल्दी पहुंच जाओगे। मेरा नाम फ्रेंस है। उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए कहा ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके। अचानक खाली जगह के दूसरे छोर से टापू की आवाजें आई। रोनन और बेन पेड़ों को चीरते हुए आए। वे हाँफ रहे थे और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। फ्रेंस, बेन ने गरजते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर एक इंसान बैठा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम कोई साधारण खच्चर हो? क्या तुम्हें पता है यह कौन है? फ्रेंस ने कहा, यह हैरी पॉटर है। यह जितनी जल्दी जंगल से चला जाएगा उतना ही अच्छा है। तुमने उसे कितनी बातें बता दी है? बेन गुदगुदाया। याद रखो फ्रेंस, हमने कसम खाई है कि हम ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या हमने ग्रहों की गतिविधियों में यह नहीं पढ़ा कि आगे क्या होने वाला है? रोनन ने बेचैन होकर जमीन पर अपने पंजे पटके। मुझे विश्वास है कि फ्रेंस ने सोचा होगा वैसा ही काम कर रहा है, उसने अपनी उदास आवाज में कहा। बेन ने अपने पिछले पैरों को गुस्से से फटकारा। सही काम? सही और गलत से हमारा क्या लेना देना? सैंटोर को सिर्फ इससे मतलब है कि क्या भविष्यवाणी की गई है।
यह हमारा काम नहीं है कि हमारे जंगल में घूमने वाले इंसानों के बीच हम गधों की तरह दौड़ते फिरे। फिरेंस अचानक गुस्से में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हैरी को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसके कंधे पकड़ने पड़े। क्या तुमने यूनिकॉर्न को नहीं देखा? फिरेंस ने बेन से चीख कर कहा। क्या तुम यह नहीं जानते कि उसे क्यों मारा गया? क्या तुम्हें ग्रहों ने वह रहस्य नहीं बताया? मैं खुद को जंगल में छिपी उस चीज के खिलाफ करता हूँ बेन। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का साथ ही क्यों ना देना पड़े। और फिरेंस ने दौड़ लगा दी। हैरी उसे जितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता था पकड़े रहा। वे पेड़ों के बीच चलते रहे। रोनन और बेन काफी पीछे छूट गए थे। हैरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। बेन इतने गुस्से में क्यों है? उसने पूछा। वैसे वह चीज क्या थी जिससे आपने मुझे बचाया है? फिरेंस इतना धीमा हो गया कि वह लगभग पैदल चलने लगा। उसने हैरी को चेतावनी दी कि वह अपना सिर झुकाकर चले, क्योंकि कई शाखाएं बहुत नीचे लटक रही थी, परंतु उसने हैरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से इतनी देर तक पेड़ों के बीच चलते रहे कि हैरी ने सोचा फिरेंस अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। जब वे लोग बहुत ज्यादा घने पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे तो फिरेंस अचानक रुक गया। हैरी पॉटर, क्या तुम जानते हो कि यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने कहा, जो इस अजीब सवाल से चौंक गया था। हमने जादुई काढ़े में सिर्फ इसके सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है। इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है, फिरेंस बोला। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ वही यह पाप कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, चाहे आप मौत से 1 इंच भी दूर हो, परंतु भयानक कीमत पर। आपने खुद को बचाने के लिए एक पवित्र और असहाय जीव को मारा है, और इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी होगी, शापित होगी, उसी पल से जब उसका खून आपके होठों को छुएगा। हैरी ने फिरेंस के सिर के पीछे की तरफ घूरा, जो चांदनी में चितकबरा चांदी जैसा चमक रहा था। परंतु कौन इतना उतावला होगा? उसने कहा। अगर आपको हमेशा के लिए शाप मिलने वाला है तो इससे तो मौत बेहतर है ना? सच है, फिरेंस सहमत हुआ। जब तक कि आपको सिर्फ तभी तक जिंदा रहना हो जिसके बाद आप कुछ और पीने वाले हो। कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत दिला देगी। कोई ऐसी चीज जिसे पाने के बाद आप कभी नहीं मर सकते। मिस्टर पोर्टर, क्या तुम्हें पता है इस समय स्कूल में क्या छुपा हुआ है? पारस पत्थर, जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत। परंतु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल इंतजार किया है, जो जीवन से चिपका हुआ है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया गया हो। पेड़ों की सरसराहट के ऊपर उसे एक बार फिर वही बातें याद आई जो हैरी ने उसे उस रात बताई थी जब वे पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया। हमें लगता है बेकार की बात है। हमें नहीं लगता उसमें इतनी इंसानियत बची थी कि वह मर जाता। क्या आपका मतलब है? हैरी ने दबी आवाज में कहा। वह वोल हैरी, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी पगडंडी पर उनकी तरफ भागती आ रही थी और हैग्रिड हरमाइनी के पीछे हाफता चला रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा। वह नहीं जानता था कि वह क्या बोल रहा था। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वह उस पीछे वाली खाली जगह पर है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, फिरेंस बुदबुदाया जब हैग्रिड यूनिकॉर्न को देखने के लिए जल्दी से गया। अब तुम सुरक्षित हो। हैरी उसकी पीठ से फिसलकर उतर गया। गुड लक हैरी पॉटर, फिरेंस ने कहा। ग्रह नक्षत्रों को पहले भी गलत पढ़ा गया है और ऐसा करने में सेंटोर से भी गलतियां हुई है। मुझे आशा यह भी एक ऐसा ही मौका होगा। वह मुड़ा और कांपते हुए हैरी को पीछे छोड़कर टापे मारता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया। दोनों उनके लौटने का इंतजार करते करते अंधेरे होल में ही सो गया था। जब हैरी ने उसे हिलाकर जगाया तो वह क्विडिच के फाउल के बारे में कुछ चिल्लाया। कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब हैरी ने उसे और हरमाइनी को यह बताना शुरू किया कि अंधेरे जंगल में क्या हुआ था। हैरी से बैठा नहीं जा रहा था। वह आग के सामने इधर से उधर घूम रहा था। वह अब भी कांप रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पत्थर चाहता है और वोल्डेमॉर्ट जंगल में इंतजार कर रहा है, और इतने समय से हम सोच रहे थे कि स्नेप सिर्फ अमीर बनने के लिए। उसका नाम मत लो, दोनों ने दहशत में फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि वोल्डेमॉर्ट उनकी बातें सुन सकता था। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिरेंस ने मुझे बचाया, परंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेनाकबा बुला हो रहा था। वह कह रहा था कि ग्रहों ने जो बताया था उसे होने देने में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। सितारों ने शायद उन्हें यह बता दिया कि वोल्डेमॉर्ट वापस लौट रहा है। बेन सोचता कि वोल्डेमॉर्ट जब मुझे मार रहा था तो फिरेंस को ऐसा होने देना चाहिए था। मुझे लगता है शायद यह भी सितारों में लिखा हुआ है। उसका नाम लेना बंद करो, रोन झल्लाया। तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि स्नेप वह पत्थर चुरा ले। हैरी तेजी से बोलता जा रहा था। फिर वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा और मुझे खत्म कर देगा। मुझे लगता है तब जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हरमाइनी बहुत डरी दिख रही थी, परंतु उसने तसल्ली देने वाली एक बात कही। हैरी, सब कहते कि तुम जानते हो कौन सिर्फ एक आदमी से डरता था, डंबलडोर से। अगर डंबलडोर आसपास है तो तुम जानते हो कौन तुम्हें छू भी नहीं सकता। वैसे भी कौन कहता है कि सेंटोर्स हमेशा सही होते हैं? मुझे तो यह भविष्यवाणी करने जैसा लगता है। और प्रोफेसर मैगोनिगल कहती है कि जादू की एक बहुत ही संदिग्ध और अनिश्चित शाखा है। आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वे थके हारे अपने बिस्तरों पर गए।
उनके गले दुख रहे थे, परंतु रात के आश्चर्य भी खत्म नहीं हुए थे। जब हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे उसका दिशा चोगा तय किया रखा था। उसके साथ एक कागज भी था, वक्त जरूरत के लिए।